नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। प्राचीन भारत की आपकी सीरीज चल रही है। आज उसके अगले अंक में हम लोग गुप्त साम्राज्य पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें पढ़ना है, तो पहले कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं क्या क्या हैं, फिर उसके आधार पर हम चर्चा करते हैं। गुप्त साम्राज्य से पहले एक बड़ा साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बिंदुसार, इन लोगों का शासन था और ये 184 ईस्वी पूर्व में समाप्त हो गया। यानी कि मौर्य साम्राज्य का जो पीरियड था वो 184 ईस्वी पूर्व तक था। फिर इसके बाद 319 ईस्वी गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ तो पहले से ही हो जाता है, लेकिन जो पहले प्रमुख राजा आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के रूप में, उनका टाइमिंग जो हमारे पास है वो है 319 ईस्वी, यानी कि लगभग 500 वर्ष। ठीक है, लगभग, ठीक, 500 वर्ष। भारत में एक अंतराल था, जिस अंतराल में हम क्या क्या कैसे बातें कह सकते हैं, यहाँ से भी पिछले वर्षों में प्रश्न आया हुआ है। क्यों हमने मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य का एक दायरा लिया है इसके मध्य के काल का, उसका भी एक कारण है। मौर्य साम्राज्य में केंद्रीकृत, ठीक है, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। गुप्त साम्राज्य में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। ठीक है, यानी कि इन 500 वर्षों के दौरान मौर्य साम्राज्य का विघटन और गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ, लगभग 500 वर्षों के दौरान भारत का शासन केंद्रीकृत नहीं था, एक सूत्र में पिरोया हुआ नहीं था। इसीलिए ये एक डिफरेंस हमने देखा। इस दौर को भी हम पढ़ चुके हैं, इस दौर के भी पिछले वीडियो जो आपके पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, उसको भी पढ़ चुके हैं। कौन प्रमुख राजवंश रहे क्या नहीं रहे। तो ये लगभग 500 वर्षों तक इसे विकेंद्रीकृत माना जाता है। या यूं कहें कि भारत का शासन, ठीक है, कई केंद्रों में निहित था। मौर्य के बाद गुप्त के प्रारंभ तक विकेंद्रीकृत शासन को हम कह सकते हैं कि इस दौरान भारत का शासन कई केंद्रों में विभाजित था, इसी वजह से विकेंद्रीकृत था। इस दौरान दो प्रमुख वंश रहे, कुषाण, जिसमें कनिष्क लगभग 78 ईस्वी के आसपास थे, और सातवाहन, दक्षिण भारत के प्रमुख साम्राज्यों में थे और उत्तर भी आए थे, लेकिन बहुत लंबा समय नहीं रहे। 300 वर्षों तक इनका शासन रहा। इन दोनों ने कुछ हद तक कुछ केंद्रीकरण का प्रयास किया, यानी कि कुषाणों के समय और सातवाहनों के समय भी कुछ व्यवस्था केंद्रीकृत थी, लेकिन पूरी तरह केंद्रीकृत नहीं थी। ये दोनों बड़े एरिया पर कवर करते थे, इसलिए कुछ हद तक कहा जा सकता है, बाकी तो सभी छोटे छोटे ही थे। तो पूर्ण रूप में ये भी नहीं थे, इसलिए कुछ शब्द लगा करके हमने पढ़ा। यानी मौर्य से गुप्त तक का सफर करेंगे तो दो सबसे प्रमुख जो वंश आते हैं वो कुषाण और सातवाहन आते हैं। कुषाणों के पश्चात उत्तर भारत में, उत्तर मध्य भारत में गणतंत्रों का, राजतंत्रों की स्थापना हुई, जिनमें प्रमुख गणतंत्र जो थे यौधेय, आभीर, लिच्छवी, आर्जनायन, यानी आगरा जयपुर के आसपास का एरिया था। ये सब भी प्रश्न आजकल आ रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में भी पीछे आप पढ़ चुके हैं। गणतंत्रों के रूप में स्थापित हुए। राजतंत्रों में नागवंश, इक्ष्वाक वंश, ये सब राजवंश प्रमुख थे, लेकिन सब छोटे छोटे एरिया पर कवर कर रहे थे। सब कुछ था, लेकिन केंद्रीकरण नहीं था। इस दौरान जब शक्ति केंद्रित होने शुरू हुई, तब तीन प्रमुख शक्तियां आती हैं। नाग शक्ति पश्चिम दिशा में, वाकाटक दक्षिण दिशा में, गुप्त वंश पूर्व दिशा में। तो नाग शक्ति और वाकाटक को तो हम अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है। और जब गुप्त वंश सशक्त हुआ
तब ये पूरे भारत में सशक्त हो जाता है और जो बृहद भारत की संकल्पना है वो गुप्त वंश के साथ पूरी हो जाती है। यानी कि हम प्राचीन काल से गुप्त वंश तक जब हम आते हैं तो एक भारतीय उपमहाद्वीप में बृहद भारत की जो संकल्पना है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी का एक होकर के एक भारत के निर्माण की जो बात की जाती है वो कहाँ पर आकर पूर्ण होती है? प्राचीन समय से चलते चलते वो गुप्त साम्राज्य में पूर्ण होती है। इस बात को भी आप लोग याद रखे रहिएगा। तो हम देखेंगे क्या कि गुप्तों की वृद्धि कैसे हुई, गुप्तों के बारे में, गुप्त कौन से प्रमुख राजा रहे, किस तरीके से बृहद भारत की संकल्पना को ये पूरा करते हैं, इससे पहले कोई नहीं कर पाया। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य जी भी दक्षिण भारत तक गए, लेकिन साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से नहीं, इन्होंने पूरे भारत को अपने अधीनस्थ लाया, लेकिन सहयोगी राजवंशों के रूप में तमाम लोग रहे। गुप्तों में ज्यादा ऐसा नहीं रहा, एक सूत्र में पिरो दिया गया, बृहद भारत का निर्माण कर दिया गया। तो ऐसी आजकल अगर आप प्रश्न देखेंगे तो ऐसी बातों को प्रश्न पूछा जा रहा है, सीधे नहीं कि ये राजा कहाँ थे, ये राजा कहाँ थे, ये किस वंश के। ये जमाना गया, ये जमाना अब नहीं है। अब आपको क्या ध्यान देना है, कैसी बातों पर ध्यान देना है? अब ऐसे एक सामान्य बातों पर, यानी कि चीजों को कोरिलेट करके हुए पढ़ना है, आसान हो जाएगा। ठीक, यानी 3 प्रमुख राजवंश रहे, नाग शक्ति पश्चिम, वाकाटक दक्षिण और गुप्त वंश पूर्व। हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्या रहा और पहले गुप्त वंश ही क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसका भी कारण बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो गुप्तों के बारे में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, इसमें मतभेद है। ये गुप्त कौन थे, कहाँ से आए, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, बहुत तरीके के मत हैं। वर्ण व्यवस्था में भी चारों वर्ण के मत हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में कि ये थे, तमाम मामलों में मतभेद है। लेकिन ज्यादातर लोग जिस बात पर एकमत होते हैं वह क्या है कि ये कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के शासक या गुप्त वंश जो आगे डेवलप हुआ, ये कौन थे? ये कुषाणों के समय से ही चर्चित थे, उनके सामंत के रूप में अनेक स्थानों पर राज्य करते थे। उन्हीं में से किसी शाखा ने बृहत्तर गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। तमाम विद्वान इस बात को मानते हैं, लेकिन तमाम तरीके से आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के मतभेद है। यानी मतभेद है, यह भी स्पष्ट है, अधिकांश मैक्सिमम, न कि कुछ लोग, बहुत से लोग क्या मानते हैं, कुषाणों के सामंत के रूप में मानते हैं। उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो जो आज तमाम शास्त्र मिलते हैं उनमें कुछ चर्चाएं हैं, प्रशस्तियां मिलती हैं, प्रस्तर प्रशस्तियां मिलती हैं, समुद्रगुप्त का अभिलेख मिलता है, तमाम ऐसे अभिलेख आदि मिलते हैं। तो उनमें से जो एक क्रक्स निकल के आता है उसके आधार पर गुप्त वंश का इतिहास लिखा जाता है, उसी के आधार पर हम आप भी अध्ययन कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, क्लासिक युग या पेरिक्लीन युग कहा जाता है। स्वर्ण काल है, क्यों? कला और संस्कृति की उन्नति के साथ साथ पहचान बनी। भारतीय कला, भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य को एक जो पहचान मिलती है गुप्त काल में मिलती है। स्वर्ण काल बन गया, पहचान मिलने के कारण स्वर्ण काल बन गया, क्लासिक युग बन गया, पेरिक्लीन युग बन गया। पेरिक्लीन का मतलब ग्रीस में भी ऐसे ही हुआ था, जब वहां पर कला और संस्कृति की बहुत श्रेष्ठ उन्नति हुई थी, उसी इरा को कहते हैं पेरिक्लीन युग। तो वैसे ही भारत का पेरिक्लीन युग गुप्त काल को कहा जाता है। और ये कला और संस्कृति में उन्नति है, साहित्य में उन्नति है, मूर्ति कला में उन्नति है, तमाम जो कल्चरल डेवलपमेंट हुए वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो गए, प्रमाण मिलने लगे, पूरे विश्व में पहचान के रूप में आ गए। क्लासिक युग बन गया, पहचान का युग बन गया। तो वही है गुप्त काल, स्वर्ण काल, इसी वजह से कहा जाता है। सामान्य तौर पर गुप्त वंश के बारे में अगर हम देखते हैं
तो इनका जो प्रारंभिक इतिहास मिलता है वो संस्थापक के रूप में श्री गुप्त जी का नाम आता है, जिसे गुप्तों का आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, श्री गुप्त गुप्तों के आदि पुरुष हैं। इन्हीं को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। बहुत ज्यादा स्पष्टताएं नहीं है। लगभग 250 ईस्वी, 260-270 ईस्वी के आसपास माना जाता है इनको कि उस समय ये थे और इन्होंने स्थापना की। ठीक है, और आगे मामला बढ़ता रहा। अंतिम शासक के रूप में विष्णुगुप्त का वर्णन मिलता है। अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे, यह वर्णन मिलता है। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम जी की बात आती है कि जो गुप्त साम्राज्य की पहचान बनी, पहचान में आए और वास्तविक रूप से एक साम्राज्य बना। ठीक है, सिस्टम सेट हुआ। तो वास्तविक शब्द लगा करके हम पढ़ते हैं तब चंद्रगुप्त प्रथम जी का समय आता है, जो कि 319 ईस्वी से शुरू होता है। ठीक है, 319 ईस्वी से शुरू होता है। इसी बीच में अगर हम देखें तो श्री गुप्त जी के पुत्र उत्तराधिकारी इनके रूप में एक और नाम आता है जिनका नाम है घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच जी का नाम आता है। तो कुछ वर्ष पहले घटोत्कच जी का भी नाम पूछा गया था, तो गुप्त राजवंश में ही आप जानिए। ठीक है, मुख्य रूप से जो प्रश्न हमारे बनने शुरू होते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम से बनते हैं, 319 ईस्वी से बनते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 319 ईस्वी लिया है और 184 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी तक के लगभग 500 वर्ष के अंतराल को विकेंद्रीकृत शासन यानी कि केंद्रीकरण की मजबूत स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जी के समय हो गई थी। इसलिए वास्तविक संस्थापक भी बने, नींव इन्होंने डाली अच्छी तरीके से, उसी पर आगे का गुप्त साम्राज्य विकसित हुआ। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम जी थे। अभी और भी मिलेंगे, तमाम राजा इनके मिलेंगे, समुद्रगुप्त जी मिलेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय मिलेंगे, तमाम लोग मिलेंगे। तब तक यह बात आपको समझना है एक बार फिर से, मौर्य साम्राज्य का अंत 184 ईस्वी पूर्व और 319 ईस्वी में वास्तविक स्थापना गुप्त वंश की जो होती है उसके मध्य के 500 वर्षों को विकेंद्रीकृत शासन माना जाता है। इस दौरान कुषाण और सातवाहन प्रमुख राजवंश थे। इस दौरान गणतंत्रों के रूप में यौधेय, आभीर, लिच्छवी, अर्जुनायम, राजतंत्र के रूप में नागवंश, इक्ष्वाक वंश, इन सब की भी स्थापना हुई थी। इन सबको एक सूत्र में पिरो करके 3 बड़ी शक्तियां स्थापित होती हैं भारत में, नाग शक्ति पश्चिम, वाकाटक दक्षिण, गुप्त वंश पूर्व में, और फिर गुप्त वंश ही विकसित होकर के पूरे भारत में बृहद भारत की स्थापना करके एक सूत्र में पिरो करके एक प्रबल केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी जाती है। उसी गुप्त वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं कि गुप्त वंश के राजा कौन कौन से प्रमुख रहे हैं, उनमें से कौन है। ठीक है, आगे राजाओं में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जी, ठीक है, वास्तविक संस्थापक के रूप में इनकी हमने बात की थी। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में और 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक के रूप में आए, पहचान बनी। दूरदर्शी राजा थे, बहुत दूरदर्शी राजा थे। ठीक है, तो दूरदर्शिता इनकी क्या रही, इनका विवाह बहुत चर्चित रहा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। ठीक है, तो जब ये राज्याभिषेक हुआ इनका, ठीक है, राज्याभिषेक हुआ, गुप्त संवत प्रारंभ माना जाता है 319 ईस्वी से। इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्त में मिलता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि हाँ, राज्याभिषेक हुआ और वहीं से गुप्त संवत की शुरुआत हुई। द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। तो आप जानते हैं मगध राज्य के उत्कर्ष के रूप में आपने हर्यक वंश से पढ़ा था। हर्यक वंश से लेकर के मौर्य राजवंश तक लगातार मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता रहा। फिर इसके बाद अभी हमने चर्चा की कि विकेंद्रीकरण की स्थिति थी और फिर से मगध बना गुप्त काल में। तो उसकी नींव किसने डाली?
चंद्रगुप्त प्रथम ने नींव डाली। इसलिए कहा जाता है द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक था। इनका राज्य जो था, इसके बारे में जो उल्लेख मिले हैं, साकेत होते हुए प्रयाग तक, इलाहाबाद प्रयागराज आप जानते ही हैं, वहां तक, जिसका उल्लेख वायु पुराण में है। वायु पुराण में इसका उल्लेख है कि चंद्रगुप्त प्रथम या गुप्त वंश का उस समय राज्य मगध पाटलिपुत्र से लेकर के, यानी कि पूर्वी भारत से लेकर के उत्तर प्रदेश के साकेत प्रयाग तक फैला हुआ था। और इनको मजबूत बनाने में दूरदर्शिता इनकी क्या रही, इन्होंने लिच्छवी गणराज्य था, मजबूत गणराज्य था, प्रारंभिक काल से आपने पढ़ा है, उसकी इकलौती वारिस कुमार देवी से इनका विवाह बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट एक रहा। उत्तर भारत में सबसे मजबूत सशक्त शासकों के रूप में उभर करके आए, क्योंकि इकलौती वारिस थी, इकलौती कुमार देवी का अधिकार था लिच्छवी गणराज्य पे, तो उनसे विवाह की वजह से माना जाता है कि लिच्छवी गणराज्य का पूरा समर्थन इनको मिल गया और सशक्त स्थिति में आए। ये बहुत बड़ी दूरदर्शिता इनकी मानी जाती है, हर एक पुस्तक में इस बात की चर्चा की गई है। तो लिच्छवी राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया, राजकुमारी का नाम कुमार देवी था। और विवाह के जो प्रमाण मिले हैं कुछ चांदी के सिक्कों के रूप में भी मिले हैं, कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, अयोध्या, ठीक है, टांडा है, अंबेडकर नगर वहाँ पर, ठीक, कई जगहों से इसके प्रमाण मिले हैं, पाटलिपुत्र से, सब जगहों से सिक्कों में। क्या विशेषता रही कि चांदी के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए गए गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, क्योंकि इन्हीं का प्रमाण मिलता है। और उनकी विशेषता रही, इसे राज दंपति सिक्का भी कहते हैं, यानी राजा रानी दोनों लोगों की पत्नी कुमार देवी की आकृति एवं नाम के साथ इसमें उत्कीर्ण है चंद्रगुप्त प्रथम। तो पत्नी के साथ उत्कीर्ण होना भी एक अलग बात थी। इस रूप में पिछले वर्ष में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किसकी पत्नी का सिक्के में उत्कीर्ण है, किसकी पत्नी थी, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी थी, ठीक है। विवाह प्रकार का सिक्का, क्योंकि विवाह हुआ था, विवाह, कुछ विद्वानों का मानना है कि विवाहोपरांत, जैसे विवाह हुआ में कुछ सिंबल देने की, कुछ पहचान देने की जो है लोग परंपरा को निभाते रहते हैं, तो उसी परंपरा के अनुसार माना जाता है कि विवाहोपरांत विवाह में जो है ऐसे सिक्कों को ढाला गया ताकि अमर अजर अमर रहें कि हाँ इनका विवाह हुआ था, तो सिंबल के रूप में। तो विवाह प्रकार के सिक्के भी कहे जाते हैं। लिच्छवी से जुड़ी हुई थी कुमार देवी और लिच्छवियों द्वारा माना जाता है ढाला गया था, इसलिए लिच्छवी प्रकार के सिक्के भी कहते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें, मतलब सिक्कों से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार प्रश्न पूछता रहता है, तो इसको भी आपको जानना है कि विवाह प्रकार के सिक्के, राजा रानी सिक्के, राज दंपति सिक्के, चंद्रगुप्त प्रथम के साथ पत्नी कुमार देवी के नाम और आकृति सहित सिक्के, यही चांदी के सिक्के हैं। वो मिले हैं प्रमाण के रूप में, आज भी मिले हैं, आज भी मौजूद हैं, तो उसको माना गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इन्होंने अपनी दूरदर्शिता से उत्तर भारत पे एक मजबूत नींव रखी और उस नींव पर महल बनाने का कार्य किया समुद्रगुप्त ने। पारक्रमांक की उनकी उपाधि थी। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इनका शासन रहा। एक लंबा, स्थिर, सुव्यवस्थित, केंद्रीकृत शासन रहा। भारत के नेपोलियन भी विंसेंट स्मिथ ने इनको कहा है, अनेक युद्ध इन्होंने लड़ा और जीता, जैसे नेपोलियन जीता था। तो उसके रूप में, यानी कि नींव रखने का काम अगर चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, तो बिल्डिंग बनाने का काम, महल बनाने का काम समुद्रगुप्त ने किया। तो हम अगले वीडियो में यहाँ तक पढ़ने के बाद समुद्रगुप्त के बारे में क्रमशः पढ़ेंगे। गुप्त वंश से बहुत सी बातें पढ़नी है, बहुत सी चीज़ों को जानना है। अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम एक एक क्रम बना करके, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम भटकने ना पाए और सीरीज भी हमारी बनी रहे, क्रम भी हमारा बना रहे, बोझ भी ना बनने पाए, ठीक है। तो उस रूप में हम अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। आगे का हिस्सा समुद्रगुप्त से लेकर के कौन कौन प्रमुख से राजा हुए हैं, स्वर्णकाल का इतिहास देखेंगे, साहित्यों की उन्नति देखेंगे, मूर्तिकला, जो भी कल्चर डेवलप हुआ है, सब की उन्नति को हम लोग देखेंगे, क्रमशः देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको एक परिचय के साथ चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा नींव रखा जाना, यहाँ तक आपका पार्ट था। तो ये आपका हो गया है भाग 1 में। अगले वीडियो में मैं जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।